तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका अर्थशास्त्र का विषय है, इसका जो आपका सेकंड वाला बुक है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास वाला। तो इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं आपके कल के बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी 18 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है ना, 18 मार्च 2026 को जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होगा इकोनॉमिक्स का, उसके लिए जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं ना, सारे क्वेश्चंस इस एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करवाने वाला हूं बच्चों। आप में से बहुत सारे बच्चों की एकदम हैवी से भी हैवी डिमांड आ रही थी कि सर सेकंड बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, तो मैं फाइनली आपके लिए सेकंड बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ चुका हूं। मुझे थोड़ा-सा टाइम लग गया ये वीडियो लाने में, क्योंकि रिसर्च वगैरह करने में, एनालाइज़ करने में टाइम लगता है। इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चंस बताऊँगा जो पिछले 10 साल के पेपर में बार-बार रिपीट होकर के आए हुए हैं, ठीक है? तो आएगा अगर क्वेश्चन इस वीडियो में से तो सेम टू सेम छप करके आएगा, देख लीजिएगा आप, ठीक है? और कल आप खुद इसी वीडियो के नीचे धन्यवाद लिख रहे होंगे कि थैंक यू सो मच सर, मैं आपकी वीडियो देख कर के गया था और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ इको के पेपर में। और फर्स्ट बुक का यहाँ वन शॉट का वीडियो बना दिया है मैंने, जिसका थंबनेल कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसको क्लिक करके यहाँ पर ये फर्स्ट बुक का वीडियो देख लीजिएगा। ये हमारा सेकंड बुक का वन शॉट का वीडियो है, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी कोई भी आपका डाउट होता है जो डायरेक्टली आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके। आप अपने डाउट्स को मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं बच्चों। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक तो कंप्लीट करवा ही दो यार, बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। तो अगर आप 1000 लाइक्स इस वीडियो पर कंप्लीट करवा देते हैं, तो इससे हमारा जो ओवरऑल मोटिवेशन है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक-एक करके क्वेश्चंस को समझते हैं। पूछ रहा है कि अंग्रेजी साम्राज्य के भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करें। जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे, अपना साम्राज्य चला रहे थे, तो इससे हमारी देश की इकोनॉमी पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि सकारात्मक प्रभाव पड़ा, और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उसके बारे में आपको बताना है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव के बारे में समझ लीजिए। यातायात की सुविधाओं में वृद्धि हुई, विशेष करके रेलवे में। आपने ये देखा होगा, सुना भी होगा बेसिकली, कि हमारे देश में ज़्यादातर जो रेलवे लाइन है वो अंग्रेज़ों के ज़माने में बिछाई गई थी, ठीक है? तो ये तो भैया एक पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिलता है कि अंग्रेज़ लोग आए और हमारे देश में रेलवे का निर्माण उन्होंने करवाया, और इससे आज का जो मॉडर्न हमारा रेलवे सिस्टम है ना, उसी से इंस्पायर्ड है, उसी का सक्सेसर आप कह सकते हैं, ठीक है बच्चों? वो बात अलग है कि हमें लूटने के लिए उन्होंने यहाँ पर जो रेलवे लाइन है उसका निर्माण करवाया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माल ढो करके वो इंग्लैंड ले जा सके और हमें लूट सके, और 200 सालों तक उन्होंने हमें लूटा भी है। खैर, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर पॉइंट देखिए, बंदरगाहों का विकास किया, जो सी पोर्ट्स होते हैं उसका डेवलपमेंट किया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो माल है वो बाहर भेजा जा सके, और बाहर का आया हुआ माल जो है स्टोर किया जा सके और देश के अंदर पहुँचाया जा सके। तो ये एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला भारतीय अर्थव्यवस्था पर। और क्या देखने को मिला? डाक व तार विभाग की सुविधाएँ हमें देखने को मिली, जिससे कि लोगों का कम्युनिकेशन काफ़ी ईज़ी हुआ, ठीक है? देश का आर्थिक व राजनीतिक एकीकरण देखने को मिला, साथ ही साथ बैंकिंग व मौद्रिक व्यवस्था का भी विकास हमें देखने को मिला अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर। अंग्रेजी साम्राज्य जब भी मैं बोलूँ, इसका मतलब ये है कि जब अंग्रेज लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, उनका साम्राज्य चल रहा था हमारे ऊपर, उसकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी में देखिए नकारात्मक प्रभाव बता रखा है कि भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन हमें देखने को मिला। जो भी हमारे लोकल लेवल के या फिर हमारे देश के जो भी उद्योग थे, फैक्ट्रीज़ थी, उन सब का पतन हो गया, क्योंकि अंग्रेज लोग ही अपना माल बेचते थे और प्रॉफ़िट जनरेट करते थे। कच्चे माल का निर्यात व तैयार माल का आयात हमें देखने को मिला। जो कच्चा माल था वो लोग, हम लोग यहाँ पर मतलब अंग्रेज लोगों को बेचा करते थे, ठीक है? या बाहर भेजा करते थे, और तैयार माल हम लोग यहाँ पर लिया करते थे। वो बहुत ज़्यादा हाई रेट पर हमें मिलता था। मान लीजिए कि कच्चा माल की अगर मैं बात करूँ, तो धागा जो होता है ना, जिससे कपड़ा बनता है, तो वो एक तरह का कच्चा माल समझ लीजिए, ठीक है? वो हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे, और अंग्रेज लोग चाल चलते थे, उसी धागे से कपड़ा बना करके हमें बेच देते थे। अब धागा भैया उनको मिल जाता है सस्ता, और जो हम लोग कपड़ा खरीदते थे वो महँगा मिलता था, है कि नहीं? आगे देखिए, विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का एकाधिकार नियंत्रण हमें देखने को मिला, और व्यावसायीकरण पर दबाव देखने को मिला। तो इस तरह से आंसर आप
लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा कि डिस्क्राइब द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ऑन द इंडियन इकोनॉमी। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज स्पेशली इन रेलवेज एंड डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट्स का डेवलपमेंट देखने को मिला। फैसिलिटीज़ लाइक आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इसका डिपार्टमेंट हमें देखने को मिला, और लोगों का कम्युनिकेशन काफ़ी ईजी हुआ ब्रिटिश एरा के अंदर, आप कह सकते हैं, या ब्रिटिश का साम्राज्य जब चल रहा था, ठीक है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, ये देखने को मिला। एंड बैंकिंग जो सिस्टम था आपका और मॉनेटरी सिस्टम, इसका हमें डेवलपमेंट देखने को मिला बच्चों। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो भी हमारे हाथ से बने हुए चीज़ें थे या फिर जो भी हमारे लोकल लेवल पे जो चीज़ें बनती थी ना, उनका डिक्लाइन देखने को मिला, ठीक है। और एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिशिंग गुड देखने को मिला, यानी कि जो भी आपका रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो तो हम लोग उस टाइम पे निर्यात किया करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन इंपोर्ट क्या करते थे, फिनिश गुड्स, जो कि महंगे होते हैं, ठीक है। और आज के टाइम पे भी हमें यही देखने को मिलता है। ब्रिटिश मोनोपोली कंट्रोल ओवर फॉरेन ट्रेड, ब्रिटिशर्स का मोनोपोली था भैया पूरा का पूरा फॉरेन ट्रेड की बात करें तो। प्रेशर्स ऑन जैसे कि कमर्शलाइजेशन, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से इसको समझिएगा। नीति आयोग का वर्णन आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, जो प्लानिंग कमीशन था ना आपका, उसको एंड कर दिया गया, और इसके नाम पर यहाँ पर भैया नीति आयोग शुरू हो गया, ठीक है। इसी को चेंज कर दिया गया बेसिकली, और नीति आयोग की स्थापना हो गई। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी भारत के स्वरूप परिवर्धन हेतु राष्ट्रीय संस्थान का गठन किया गया, ठीक है। ये फुल फॉर्म है, हिंदी में यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत के स्वरूप परिवर्धन हेतु राष्ट्रीय संस्थान, और इंग्लिश में होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इन दोनों में से एक मीडियम में याद कीजिएगा, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, हिंदी है तो हिंदी में याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप हिंदी मीडियम वाले हैं और इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था नीति आयोग को यहाँ पर लाने का भैया, या फिर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को बनाने का? तो भारत सरकार हेतु थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है नीति आयोग, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता रहता है टाइम टू टाइम कि ये करना चाहिए आपको, ये नहीं करना चाहिए, यहाँ पर गलती हो सकता है कि नहीं, ये वाली योजना लानी चाहिए। तो नीति आयोग जो है टाइम टू टाइम ये एडवाइस देता रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और सतत विकास के लक्ष्यों को बढ़ावा देना, ये नीति आयोग के उद्देश्यों के अंदर शामिल है बच्चों, कि भैया ऐसा विकास हो जिससे कि भावी पीढ़ी, जो आने वाली जो जनरेशन्स है, उनको भी प्रॉफिट मिले, ना केवल हमें ही प्रॉफिट मिले, आने वाली जनरेशन्स को भी प्रॉफिट मिले। नीति निर्माण में विकेंद्रीकरण की भूमिका सुनिश्चित करना, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डिस्क्राइब नीति आयोग। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, जैसे प्लानिंग की कमीशन जो था उसको एबॉलिश किया गया 1 जनवरी 2015 को, एंड इसके स्थान पर किसको बना दिया गया, नीति आयोग को, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको बना दिया गया। ये फॉर्म हो गया, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स के और सैम्पल पेपर की वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि का वर्णन करते हुए भारतीय कृषि में आने वाली समस्याओं की व्याख्या करें। तो देखिए यहाँ पर कृषि के बारे में बता रखा है कि भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या के लिए कृषि ही आजीविका का साधन थी। अगर देखें भारत की बात करें तो हमारा देश जो है कृषि प्रधान रहा है, ठीक है। फार्मिंग बहुत ज़्यादा हमारे देश में देखने को मिली है, ठीक है। और हमारे देश की लगभग 3/4 जो जनसंख्या थी वो कृषि से ही अपना गुजर बसर करती थी। औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि क्षेत्र में न तो समृद्धि हुई और न ही समता रह गई, अतः योजनाकारों ने कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। जब औपनिवेशिक काल आया हमारा, जब हम ब्रिटेन के उपनिवेशक बन गए, गुलाम थे उस टाइम पे, तब हमारा ये जो कृषि क्षेत्र था ये काफ़ी पिछड़ सा गया था। इसीलिए जो भी योजनाकार थे उन्होंने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा कि भैया कृषि का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। कृषि की भूमिका की बात करें तो इस तरह से लिख सकते हैं, राष्ट्रीय आय में योगदान देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा देश के अंदर फार्मिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे जो नेशनल इनकम होता है उसके अंदर भी काफ़ी इसका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। रोजगार में योगदान देखने को मिलता है, औद्योगिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
विदेशी व्यापार की महत्व बढ़ाता है हमारा और घरेलू उपभोग में महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है फार्मिंग। देखिए भैया, आप जो रोटी खा रहे हैं वो किसी न किसी खेत में उगा होगा और हमारे देश के किसानों ने ही उसको उगाया होगा। उस रोटी के लिए गेहूँ को, और उसी गेहूँ से आटा बना होगा, आटा से फिर आप वो रोटी खा रहे हैं, आपकी माताजी ने रोटी बनाया होगा, ठीक है? तो इसीलिए हमें किसानों को सैल्यूट करना चाहिए। खैर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बता रखा है कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएँ। अब देखिए, हमारे यहाँ जो कृषि होती है, फार्मिंग होती है, उसकी कुछ समस्याएँ भी है। जैसे सामाजिक समस्याएँ, संस्थागत समस्याएँ और तकनीकी समस्याएँ। अब ये क्या-क्या है, इनको समझ लीजिए। सामाजिक वातावरण में कई बारी दिक्कत आ जाता है, जिससे कृषि में दिक्कत होता है। भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने लग जाता है। कई बारी क्या होता है कि मान लीजिए एक गाँव है, वहाँ पर आबादी बढ़ती जा रही है, तो खेती लायक जो ज़मीन है उसको भी हटा दिया जाता है, वहाँ पर घर बना लिया जाता है। ठीक है? तो इससे भी कृषि करने में काफ़ी दिक्कत आती है। कृषि भूमि का अवनति होना और फसलों का नुकसान होना। तो ये आप सामाजिक समस्याओं के अंदर आप लिख सकते हैं, भारतीय कृषि की समस्याएँ में। और अगला है संस्थागत समस्याएँ। ये क्या होता है? सुधार की दोषपूर्ण प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यहाँ पर साख की कमी है और साथ ही साथ बाज़ार सुविधाओं का अभाव है। मान लीजिए किसान ने अनाज उगाया तो उसको बेचेगा कहाँ? जो अपना कंज़म्पशन करना है वो निकाल दे और वो बेचना चाहे, तो मंडी में अच्छा रेट मिलता ही नहीं है कि नहीं? और जोतों का छोटा आकार देखने को मिलता है। अगला है तकनीकी समस्या, ठीक है? टेक्निकल इश्यूज़ क्या है फार्मिंग की अगर बात करें उसके अंदर, तो उत्पादन की अप्रचलित तकनीक है, सिंचाई सुविधाओं का अभाव है, ठीक है? ऐसी सुविधाएँ नहीं है जिससे कि खेतों के अंदर अच्छे से सिंचाई किया जा सके, पानी दिया जा सके। फसलों का क्रम समस्या देखने को मिलती है और इनलिटरेसी यानी कि निरक्षरता भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस कारण से जो किसान होते हैं वो सही से खेती नहीं कर पाते बच्चों, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ही विल डिस्क्राइबिंग इंडियन एग्रीकल्चर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फेस्ड इन इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है? तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। वीडियो को पॉज़ करके देख लीजिए। इसमें से कई सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, वो आपका सपोर्ट मटेरियल से सीधा-सीधा मैंने ले लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसीलिए मैंने कई सारी चीज़ें डायरेक्ट यहाँ पर ले ली है। बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। आई रिपीट, इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। आपके 18 मार्च 2024 को जो एग्ज़ाम होने वाला है इकोनॉमिक्स का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो एक-एक चीज़ को अच्छे से देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, ठीक है? यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम में इस तरह से देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं बच्चों। ओके? चलिए, अब हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति की विशेषताएँ तथा प्रभाव लिखिए, ठीक है? यहाँ पर आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बताना है। तो देखिए 1960 का यहाँ जो दशक था, 1960s का जो टाइम था, उस टाइम पे हमारे देश में खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। उस टाइम पे हमारे जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे, ठीक है? तो उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। ये वाला टॉपिक आपका पॉलिटिकल साइंस में भी है। तो इसके बारे में समझिए। हरित क्रांति, जिसे इंग्लिश में ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य छठे दशक के मध्य में कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो ऊंची उपज वाले बीजों HYVS एवं रासायनिक खादों व नई तकनीकों के प्रयोग के फलस्वरूप हमें देखने को मिला है। 1960 का जो दशक था, 60 के बीच वाला दशक बोला जाएगा, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि हमारे देश में खाने की कमी हो गई थी। तो इसीलिए उस टाइम पे फार्मिंग को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर को और ज़्यादा प्रमोट किया गया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया एग्रीकल्चर को, ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और बढ़ाया भी गया। ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर खाद वगैरह जो होते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ किए गए, है कि नहीं? हरित क्रांति की 2 अवस्थाएँ हैं। प्रथम अवस्था 60 के दशक के मध्य से 70 के दशक के मध्य तक चली है, और जो द्वितीय अवस्था है, वो 70 के दशक के मध्य से 80 के दशक के मध्य तक चली है बच्चों। इसके आगे देखिए बता रखा है, हरित क्रांति की विशेषता, उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों का प्रयोग देखने को मिला है। ऐसी बीजों का इस्तेमाल ज़्यादा देखने को मिला हरित क्रांति के अंदर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पैदावार की जा सके। इसके लिए अमेरिकी साइंटिस्ट वगैरह ने भी बहुत ज़्यादा मदद की थी। ऐसा मैंने इंस्टाग्राम रील वगैरह पे देखा है। कितना सच कितना झूठ आप गूगल करके सर्च कर लीजिएगा। लेकिन अमेरिका तो एक तरह से उस टाइम के लिए हमारे लिए दुश्मन ही था, क्योंकि हमें ऐसा खाना वो भेज रहा था, ऐसा अनाज भेज रहा था जो सुअर लोगों के खाने के लायक होता है, सोचिए। तो वो सोच के ही गुस्सा आता है। खैर, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग देखने को मिला। सिंचाई व्यवस्था, पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ, जिससे कि खेतों के अंदर अच्छे से सिंचाई की जा सके। कीटनाशकों का उपयोग किया गया ताकि फसलों के अंदर कीड़े ना लगे, और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, जिससे कि अच्छे से फार्मिंग
की जा सके। अब हरित क्रांति के क्या प्रभाव देखने को मिले, इफेक्ट्स क्या देखने को मिले, तो विक्रय अधिशेष की प्राप्तियां हुई, खाद्यान्नों का बफर स्टॉक हो गया हमारे पास, जितना स्टॉक होना चाहिए उससे एक्स्ट्रा स्टॉक आ गया हमारे पास क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है। निम्न आय वर्गों का लाभ हुआ और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हुई। अब हमें दूसरे देश के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, हम खुद दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। अब आज के टाइम पे भी 2024 में भी आप ये चीजें देख सकते हैं। सेम यही आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज कॉल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है। चलिए परफेक्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप चाहते हैं कि लास्ट टाइम पे भी आप तैयारी करें, ठीक है, और आप अपने पॉलिटिकल के और हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए इन दोनों ही सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं। दोनों सब्जेक्ट के हमने 15-15 सैंपल पेपर बना करके रेडी कर दिए हैं, ठीक है। ये सारे सैंपल पेपर्स विद सॉल्यूशन के साथ मिलेगा आपको, और हिंदी मीडियम में लेना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम में मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में लेना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी आपको ये सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे बच्चों। आपको मिलेगा इसका पीडीएफ, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट के 15-15 सैंपल पेपर के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सैंपल पेपर को लेने से फायदा क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर लेते हैं, तो टोटल कितने सैंपल पेपर मिलेंगे आपको? 15 सैंपल पेपर मिलेंगे, हिंदी या इंग्लिश जिस भी मीडियम में आप लेना चाहते हैं। मैं खुद टॉपर रह चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस में, तो आप समझ जाइए, ठीक है। उसके अलावा जो इस साल का 2026 का आपका बोर्ड का सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, उसके अंदर से जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस निकल रहे होंगे वो सब आपको मिल जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले क्वेश्चंस निकल रहे होंगे वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर कार्टून निकलते होंगे वो सारे कार्टून्स आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके मैप वाले क्वेश्चंस निकलते होंगे वो सारे मैप वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पैसेज वाले क्वेश्चंस है ना, इस तरह के क्वेश्चंस निकलते होंगे, यानी कि हर तरह के क्वेश्चंस की तैयारी आपकी हो जाएगी सैंपल पेपर, ठीक है। और इसी प्रकार से हिस्ट्री की तैयारी हो जाएगी। तो आज ही स्क्रीन पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है हमारी टीम का बिजनेस व्हाट्सअप नंबर, इस पे कांटेक्ट कीजिए और सैंपल पेपर्स को लीजिए 50% के डिस्काउंटेड रेट पर, ठीक है। वैसे तो एक सब्जेक्ट का जैसे पॉलिटिकल साइंस का आप सैंपल पेपर लेते हैं ना, तो इसका ओरिजिनल जो प्राइस है वो 299 रुपये है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत केवल और केवल 149 रुपीज़ में आपको एक सब्जेक्ट का 15 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। अगर आप डबल डिस्काउंट धमाका ऑफर के तहत लेते हैं तो आपको ये दोनों सब्जेक्ट का हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों का सैंपल पेपर मिल जाएगा, 30 सैंपल पेपर टोटल 249 रुपीज़। सोचिए कहाँ आपको 150 में 15 सैंपल पेपर मिल रहा है एक सब्जेक्ट का, और 250 रुपये में आपको मिल जाएगा दोनों सब्जेक्ट। तो ये था आपका डबल डिस्काउंट धमाका ऑफर के तहत। बहुत सारे बच्चे, मेजोरिटी ऑफ बच्चे मैं कहूँगा यही वाला ऑफर ले रहे हैं, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट का एक साथ ले रहे हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे हैं। और एक चीज़ और देखिए, सैंपल पेपर के लिए जब आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और पेमेंट वगैरह करने के बाद 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है आपको सैंपल पेपर मिलने में, क्योंकि हज़ारों बच्चे सैंपल पेपर्स ले रहे हैं ना। तो इसलिए हमारी टीम ने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि बच्चों को बताने के लिए कि 1 से 2 घंटा लग जाएगा आपको सैंपल पेपर मिलने में, क्योंकि हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ पर सैंपल पेपर्स ले रहे हैं बच्चों। तो आप भी ज़रूर लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पूछ रहे हैं हमसे कि अंग्रेजी सरकार के भारत में रेलवे शुरू करने के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या थे। जो अंग्रेज लोग थे वो इंडिया में रेलवे लाए, तो उसका मेन कारण क्या था कि वो लोग इंडिया में रेलवे लेकर के आए, क्योंकि भारत के लोगों का भला करना ये उनका उद्देश्य तो हो नहीं सकता था, क्योंकि वो तो भारत को लूटने आए थे, है कि नहीं। तो यहाँ पर समझिए, अंग्रेजी शासन काल में भारत में रेलवे शुरू की गई, परंतु इसका धैर्य जन सामान्य को अधिक सुविधा प्रदान करना नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ औपनिवेशिक हित थे, ठीक है। उपनिवेश का मतलब होता है जब हम किसी के अंडर में रहते हैं। जैसे भारत जो था वो ब्रिटिशर्स के उपनिवेश था, यानी अंग्रेजों के उपनिवेश था, यानी कि हम लोग उनके गुलाम थे, ठीक है बच्चों। इसके उपनिवेशिक हित क्या थे कि देश के भीतरी भागों तथा अंग्रेजी सेनाओं के आवागमन के लिए रेलवे निर्माण अति आवश्यक था। अगर अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत को कंट्रोल करना था तो रेलवे उसके लिए बहुत ज़्यादा सही साबित होता। अगर वो रेलवे बनाते तो वो देश के भीतरी भागों तक भी जा सकते थे, अंदर तक जा कर के कंट्रोल जमा सकते थे, और अपनी आर्मी वगैरह को भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते थे और लेके आ सकते थे। इसीलिए उन्होंने रेलवे को बनाया बच्चों, ठीक है। देश के कोने कोने से कच्चा माल बंदरगाह तक पहुंचाना इसका दूसरा उद्देश्य था।
इसीलिए रेलवे को एक और बंदरगाह से दूसरी और नदियों से जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि भैया जो रेलवे था उसको सी पोर्ट से भी जोड़ा गया, ताकि रेलवे के माध्यम से जो भी चीज़ें थी, जो कीमती कीमती चीज़ें थी, वो बंदरगाहों तक लाया जा सके, सी पोर्ट्स तक लाया जा सके और वहाँ से जहाज के अंदर भर के अंग्रेज अपने देश ले जा सके। ठीक है बच्चों, ये भी बताया गया है कि इसका तीसरा उद्देश्य ब्रिटिश पूंजी को लाभ प्रत्याशित कार्य में लगाना था। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, वैश्वीकरण के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करें। ठीक है, यहाँ पर आपसे ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन है क्या और इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स है उसके बारे में आपको बताना है। हिंदी में वैश्वीकरण शब्द के लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो है भैया आपका भूमंडलीकरण। तो अगर क्वेश्चन पेपर में ये छप करके आ जाए कि भूमंडलीकरण से क्या अभिप्राय है, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर पूछा जा रहा है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर अगर हम वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं तो एलपीजी की बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, यही मॉडल के थ्रू हम लोग यहाँ पर 1991 में वैश्वीकरण को अपनाए थे। ओके, यहाँ पर समझिए आर्थिक सुधारों के नए मॉडल को एलपीजी मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष तीव्रतर विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, देखिए 1991 से पहले हमारे देश में जंगल राज, लाइसेंस राज, इस तरह की चीज़ें चला करती थी। हम लोग जो है वैश्वीकरण को नहीं अपनाए थे। 1991 के अंदर हम लोगों ने वैश्वीकरण को अपनाया और वैश्वीकरण के साथ साथ हमने उदारीकरण और निजीकरण जैसी चीज़ों को भी अपनाया है बच्चों। ठीक है, इनके बारे में भी समझ लीजिए, वैश्वीकरण के बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझिए उदारीकरण के बारे में, जिसको इंग्लिश में आप लिबरलाइजेशन बोलते हैं। उदारीकरण से तात्पर्य आर्थिक नीतियों में लगाए गए सरकारी नियंत्रण में कमी से है। ठीक है, यानी कि अब पूरी तरह से चीज़ों को खोल दिया जाएगा, गवर्नमेंट का कई जगहों से जो कंट्रोल है उसको पीछे लिया जाएगा, ताकि देश की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर सके। ठीक है, थोड़ा उदार रह सके, खुला हुआ रह सके। ओके, भारत में 24 जुलाई 1991 से वित्तीय सुधारों के साथ ही आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हमें देखने को मिली है बच्चों। नेक्स्ट, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। अब देश के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा कि वो भी यहाँ पर बिजनेस कर सके। पहले 1991 से पहले क्या था कि प्राइवेट जो प्लेयर्स थे, प्राइवेट कंपनियां थी, वो देश के अंदर आ ही नहीं सकती थी। जैसे ओप्पो, वीवो, ये जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं, जो स्मार्टफोन अभी आप चला रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो कंपनियां हैं, वो आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि निजीकरण का दौर है हमारे देश में, निजीकरण को अपनाया गया है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग नहीं अपनाते 1991 में इस चीज़ को, तो ये चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती। ओके, निजीकरण से तात्पर्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, व्यवसाय एवं सेवाओं के स्वामित्व, प्रबंधन व नियंत्रण को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने से है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारा आ जाता है मेन, वो है वैश्वीकरण, जिसको इंग्लिश में आप ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं और हिंदी में इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है, भूमंडलीकरण। ठीक है, देखिए वैश्वीकरण का अर्थ सामान्यतः देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण से है। आज के टाइम पे पूरी दुनिया जो है एक छोटे से बिंदु में सिमट करके रह गई है, क्योंकि एक छोटे से देश का अर्थव्यवस्था भी एक बड़े देश की अर्थव्यवस्था से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अगर एक छोटे से देश में भी कोई घटना घटती है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर देखने को मिलता है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर देखने को मिला। ठीक है, तो यही चीज़ भैया यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के अंदर आप समझ सकते हैं। वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो पहले आप सकारात्मक में लिख सकते हैं कि उच्च आर्थिक समृद्धि हुई। जब भारत के अंदर वैश्वीकरण आया तो इससे हमारा देश का जो आर्थिक समृद्धि है वो तेज हुआ। विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने लगा हमारे देश में। विदेशी मुद्रा भंडार में यहाँ पर हमें वृद्धि देखने को मिला। जो फॉरेन रिजर्व होता है वो यहाँ पर इंक्रीज होने लग गया। ठीक है, कुछ और बेसिक बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अगर नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो कृषि की प्रवाहहीनता देखने को मिली, रोजगार विहीन आर्थिक समृद्धि देखने को मिला, आय के वितरण में असमानता देखने को मिली, ये चीज़ें लिख सकते हैं। लाभोन्मुखी समाज देखने को मिला। कुछ बेसिक बातें यहाँ पर बताई गई है, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज मीन्ड बाय ग्लोबलाइजेशन, डिस्क्राइब द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए परफेक्ट, आगे चलते हैं।
अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता रखा है मानव पूंजी के बारे में, यानी ह्यूमन कैपिटल के बारे में, उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, मानव पूंजी से अभिप्राय किसी देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले ज्ञान, कौशल, योग्यता, शिक्षा, प्रेरणा तथा स्वास्थ्य के भंडारण से होता है। अगर आपसे पूछ ले शॉर्ट क्वेश्चन में कि मानव पूंजी क्या है, तो आंसर आप इसी तरह से लिखेंगे कि मानव पूंजी से अभिप्राय है कि किसी भी देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले ज्ञान, कौशल, योग्यता, शिक्षा, प्रेरणा तथा स्वास्थ्य के भंडारण से, यही मानव पूंजी होता है। और मानव पूंजी की निर्माण कैसे किया जाता है, ह्यूमन जो कैपिटल होता है उसका क्रिएशन कैसे होता है, तो इस तरह से लिखेंगे, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में एक देश के लोगों की योग्यता, कौशल, शिक्षा तथा अनुभव में वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम मानव पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत क्या क्या है, तो भैया शिक्षा पर खर्चा करना पड़ेगा अगर आपको ह्यूमन कैपिटल बनाने हैं तो। ठीक है, कौशल विकास पर व्यय करना पड़ेगा, स्किल्स पर खर्चा करना पड़ेगा, नौकरी के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा, प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा, है कि नहीं। लोगों के स्थानांतरण पर व्यय करना पड़ेगा, लोगों का जो ट्रांसफर होता है उस पर खर्चा करना पड़ेगा, सूचना जो होता है इन्फॉर्मेशन उस पर खर्चा करना पड़ेगा, लोगों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना पड़ेगा। ये चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं मानव पूंजी निर्माण के स्रोतों के अंदर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ सकता है, सीधा सीधा इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में मानव पूंजी निर्माण की जो समस्याएं हैं उसको बताइए, तो आंसर इस तरह से आप लिखेंगे, भारी व तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव है हमारे देश के ऊपर, अपर्याप्त संसाधन है हमारे देश में, प्रतिभा पलायन होता है। मान लीजिए कि एक बहुत अच्छा डॉक्टर है तो वो तुरंत अमेरिका भाग जाता है, अमेरिका की सिटीजनशिप ले लेता है। क्यों? क्योंकि भैया वहां पर उनको पैसा ज्यादा मिल रहा है कि नहीं। मैं सभी डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक टाइप के डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से हर सेक्टर में देखने को मिलता है कि जो भैया अच्छा से अच्छा क्वालिटी वाला व्यक्ति होते हैं वो अमेरिका चले जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाते हैं। तो प्रतिभा पलायन की समस्या है जिस कारण से भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है, मानव संसाधनों के उचित प्रबंधन का अभाव है, स्तरीय तकनीकी व प्रबंधन शिक्षा का अभाव देखने को मिलता है, स्वास्थ्य सेवाओं का अपर्याप्त विकास देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते चलिएगा। इसके आगे चले तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी समझ लीजिए कि प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न इस प्रकार है, जैसे कि मिड डे मील जो योजना है वो 1995 में आई, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1991 में आई, सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 2000 के अंदर लाया गया और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार आया वो 2009 में आया। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि मिड डे मील योजना कब आई, जिसके तहत बच्चों को फ्री में खाना दिया जाता है स्कूल्स के अंदर, तो 1995 में आया। सर्व शिक्षा अभियान कब लाया गया, जिसके तहत बोला गया कि सभी पढ़े सभी बढ़े आगे, है कि नहीं, तो 2000 में आया, ईयर 2000 में। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके आगे चलते हैं तो अगला है हमारा जैविक कृषि से क्या अभिप्राय है, जैविक कृषि के लाभ व हानियों का वर्णन करें। इंग्लिश में इसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसके बारे में समझिए। जैविक कृषि खेती की वह पद्धति है जिसमें खेती के लिए जैविक खाद, मुख्यतः पशु खाद और हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं ना, केमिकल वगैरह, वो सब नहीं डाला जाता है खेतों के अंदर। ठीक है, जो ऑर्गेनिक रूप से हमें मिल रहा है वही चीजें डाली जाती है। इसके अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को हतोत्साहित करते हुए जैविक खाद के उपयोग पर बल दिया जाता है। यह जो खेती करने की वह पद्धति है जो पर्यावरण के संतुलन को पुनः स्थापित करके उसका संरक्षण एवं संवर्धन करती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी पद्धति मानी जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग बच्चों, क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी केमिकल वाला खाद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो पशुओं से हमें खाद मिलता है, जैसे पशुओं का गोबर वगैरह, है कि नहीं, बकरी का गोबर हो गया आपका, या इस तरह की चीजें, तो उन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग खेती करते हैं। जैविक कृषि के लाभ क्या क्या होते हैं उसको समझ लीजिए यहाँ पर। तो जैविक खादों के प्रयोग से मृदा का जैविक स्तर बढ़ता है। ठीक है, और मृदा काफी उपजाऊ बनी रहती है। अगर हम जैविक रूप से यहाँ पर खेती करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, तो उससे जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है ना वो और बढ़ती है बच्चों। ठीक है, जैविक खाद पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ माने जाते हैं या खनिज चीजें प्रदान करते हैं, और जो मृदा में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों को मिलाते हैं, जिससे पौधे स्वस्थ बने रहते हैं और उत्पादन बढ़ता है, यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ता है। रासायनिक खादों के मुकाबले जैविक खाद सस्ते होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं। तो इस तरह से आप जैविक कृषि के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जैविक कृषि के दोष क्या है भैया, कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कमियां भी तो होंगी। प्रारंभिक जो लागत होती है वो ऊंची होती है, स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर वो ज़्यादा होता है।
उत्पादन जल्दी खराब हो जाता है। जो भी इसके अंदर चीज़ उत्पादित होगा, क्योंकि वो नेचुरली हुआ है, ठीक है, तो वो जल्दी खराब होगा, है कि नहीं बच्चों? तो ये जैविक कृषि के दोष या डिसएडवांटेज आप समझ सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज मीन्ड बाय ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है कि वैश्विक ताप वृद्धि, जिसे आप वैश्विक उष्णता भी बोलते हैं, इसके कारणों का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में यही आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है बच्चों, ठीक है। तो इसके बारे में समझिए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि से विश्व के औसतन तापमान में वृद्धि होता है। जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है, पृथ्वी का जो तापमान है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका और अन्य ग्रीन हाउस गैस हो गए, वो बढ़ते जा रहे हैं। जिससे ये होता है बच्चों कि सूरज का जो प्रकाश है, यानी सूरज की जो गर्मी है, वो धरती पर आती तो है लेकिन जा नहीं पाती, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। ये जो गैसें होती हैं वो उनको रोक लेती है, जिससे धरती का जो तापमान है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है बच्चों। ध्रुवीय हिम का पिघलना, समुद्री स्तर में वृद्धि। अब देखिए जैसे जैसे धरती पर तापमान बढ़ेगा, जो हमारे ग्लेशियर्स है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, वो क्या होंगे, वो पिघलते चले जाएंगे। और जैसे जैसे वो पिघलेंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारे जो सी लेवल है, समुद्र स्तर है, वो और ऊपर चला जाएगा बच्चों, ठीक है। जिससे कि समुद्र के किनारे जो भी शहर बसे हुए जैसे मुंबई, न्यूयॉर्क, ऐसे शहरों के डूबने का खतरा बना रहता है। और बोला भी जाता है कि 2050 तक ऐसा हो सकता है कि ये जो शहर है वो पानी के नीचे होंगे, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो वैश्विक तापमान जैसे जैसे बढ़ता है, वो तूफानों की बारंबारता का भी कारण बनता है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से लगातार तूफान आते रहते हैं बच्चों, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा कि डिस्क्राइब द रीजंस फॉर ग्लोबल वार्मिंग, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत द्वारा अपनाई गई धारणीय विकास की रणनीति का वर्णन कीजिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में यही क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, डिस्क्राइब द सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज एडॉप्टेड बाय इंडिया। देखिए इंग्लिश में कितना इजीली आप समझ गए कि भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताना है आपको। ऐसा डेवलपमेंट जिससे कि फ्यूचर की जनरेशन भी यहाँ पर सर्वाइव कर सके, उनको भी बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज हम ही इस्तेमाल कर जाए। तो कई बार क्या होता है, हिंदी में अगर आपको समझ नहीं आता है क्वेश्चन, तो इंग्लिश में भी जरूर पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताना है, जो इंडिया ने जिन स्ट्रेटेजीज को अपनाया है, जिन रणनीतियों को अपनाया है। तो सौर तथा वायु ऊर्जा का उपयोग हमने करना शुरू कर दिया है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा हम सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी उसका इस्तेमाल करेंगे। परिवहन के ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग करेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, ताकि प्रदूषण कम से कम हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी तथा गोबर गैस का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। जो आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, एलपीजी सिलेंडर वगैरह होता है, और गोबर गैस होता है, इससे प्रदूषण ना के बराबर होता है। लघु जलीय प्लांट लगाए जाएंगे, और स्वास्थ्य देखभाल के लिए पारंपरिक पर्यावरण हितकारी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। जैविक कंपोस्टर खाद का उपयोग किया जाएगा, और जैविक कीट जैसों की नियंत्रण हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से भारत ने अपना जो धारणीय विकास की रणनीति है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीति है, उसको एडॉप्ट किया है। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है आपके सपोर्ट मटेरियल में, जो लास्ट वाले चैप्टर में मुझे देखने को मिला। इसको एक बारी रीड करके जरूर जाइएगा। जो 18 तारीख का आपका पेपर होने वाला है ना, बोर्ड एग्जाम इकोनॉमिक्स का, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जिसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर मेनली यही है सिलेबस में कि आपका अदर कंट्रीज से कंपेरिजन दे रखा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा कटिंग मैंने यहाँ पर ले लिया है। भारत दे रखा है, पाकिस्तान दे रखा है, और चीन दे रखा है, ठीक है। ये सब आज़ाद कब हुए? भारत हुआ भैया 1947 में, पाकिस्तान भी 1947 में, और चीन हुआ 1949 में, ठीक है। और यहाँ पर बता रखा है कि इन देशों में कैसी अर्थव्यवस्था है। तो भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान के अंदर भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, चीन के अंदर नियंत्रित कमांड अर्थव्यवस्था है, जिसके ऊपर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका पूरा कंट्रोल देखने को मिलता है। भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फास्ट बोल दिया, माफ़ी चाहूँगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब एडॉप्ट किया? तो 1951 में, और पाकिस्तान ने 1956 में, ठीक है, और चीन ने 1953 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना बनाई। पंचवर्षीय योजना की आने वाले 5 साल तक हम इस तरह से काम करेंगे, उसको लेकर के बनाई जाती है। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे कल अभी आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, उसके बाद आपका 23 मार्च को पॉलिटिकल साइंस है, फिर 30 मार्च को हिस्ट्री है, फिर 4 अप्रैल को सोशियोलॉजी है, 8 अप्रैल को आपका संस्कृत है। तो इन सब के लिए भी वीडियोस आने वाली है बच्चों। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।